Yes, in continuation of the last class, we were at effect of. We will have to start with effect of fiscal policy on the slope of the IS curve. So, fiscal policy means your mind should get clicked with two factors. Fiscal policy में कौन कौन से दो factors आते हैं? एक तो taxation and government expenditure और हम कह सकते हैं government purchases plus taxes, right? सो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑन द स्लोप ऑफ IS कर्व. IS कर्व इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व और वी कैन से गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. सो फिजिकल पॉलिसी कैन अफेक्ट द मल्टीप्लायर. हाउ? देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था IS कर्व का स्लोप जो है इज़ डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स. सी हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था. IS कर्व का जो स्लोप है डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. एक बी क्या था? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा था मल्टीप्लायर. सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑन द स्लोप ऑफ IS कर्व. तो IS कर्व मेरा मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है और फिजिकल पॉलिसी से क्या होगा? मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. सो now see, multiplier is what? Multiplier shows the aggregate demand curve associated with the different values of the multipliers. Because of change in the value of multiplier, there will be a change in the aggregate demand as well and thereby on the IS curve. यहाँ पे देख रहे हो आप aggregate demand curve different shape का है तो IS curve भी different shapes का derive हो रहा है. जैसे हमने derivation of IS curve पढ़ी थी किस तरीके से हो रहा है ना, तो IS कर्व का स्लोप किस पे डिपेंड करता है? मल्टीप्लायर पे. इसीलिए यहाँ पे कह रहा है क्योंकि एक फैक्टर ऑफ फिजिकल पॉलिसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? C+I+G. तो फिजिकल पॉलिसी की वजह से ये वाला फैक्टर चेंज होगा. सो हैविंग द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर द स्लोप ऑफ IS कर्व विल ऑल्सो गेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन G फैक्टर विल इफेक्ट द मल्टीप्लायर and multiplier के effect की वजह से IS curve will also get changed. Now see, fiscal policy can affect the multiplier and consequently the slope of IS curve. A rise in tax rate decreases the value of the multiplier and therefore higher the tax rate, steeper will be the slope of the IS curve. किस तरीके से? See, हाँ, IS curve का जो ये slope है ये इस एग्रीगेट डिमांड कर्व या ऑटोनोमस स्पेंडिंग, जैसे हमने पूरा IS कर्व की डेरिवेशन में पढ़ा कि ऑटोनोमस स्पेंडिंग से डिपेंड करता है मेरा इसका स्लोप और ऑटोनोमस स्पेंडिंग मेरा मल्टीप्लायर पे डिपेंड करेगी, राइट? सो देखो यहाँ पर इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिला हमें? हमारी ऑटोनोमस स्पेंडिंग कितनी थी? ये वाला A1, दिस वॉज ऑटोनोमस स्पेंडिंग. सो इक्विलिब्रियम वॉज दिस. IS कर्व हमारा ये वाला इनिशिएट हुआ. एग्रीगेट डिमांड कर्व इज AD1 एंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज Y1. दिस गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ नीचे IS कर्व का Y1 एंड I, राइट? नाउ लेट देयर बी एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग टू 8.2. ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ गई तो एग्रीगेट डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया. देयर बाय होता क्या है? दिस इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीजेज द एग्रीगेट डिमांड कर्व फ्रॉम AD1 टू AD2. तो इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ बढ़ गया और मेरी इनकम जो है वो Y1 से Y2 पे शिफ्ट हो गई. सो मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन मिला Y2 एंड E2 का. ऑल राइट, एंड दिस पॉइंट विल लाई ऑन दी अनदर IS curve, right? Now see, अब ये जो इनकम का चेंज हुआ Y1 से Y2 ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर. चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग इज द मल्टीप्लायर टाइम्स द चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग. सो ऑटोनोमस स्पेंडिंग में जितना चेंज हुआ इनटू मल्टीप्लायर वाज द चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग एंड देयर बाय रिजल्टिंग इनटू चेंज इन इनकम.
This implies that the horizontal shift in IS curve is also equal to the multiplier times the change in autonomous spending. तो इसीलिए बोल रहे थे कि IS curve का जो slope है वो change in autonomous spending into multiplier पे depend होगा. Okay, so the result of the whole theory is initially, given the rate of interest, an increase in autonomous spending से क्या होगा, given the rate of interest, यहाँ पे rate of interest given था, autonomous spending बढ़ने की वजह से aggregate demand curve बढ़ा, aggregate demand curve बढ़ने की वजह से मेरी income बढ़ गई, right? Thus raising the income level, तो there was this shift to the IS curve rightwards. All right, then this, so you know, this IS curve will shift to the right if there is an increase in government purchases or transfer payments. It will shift to the left अगर decrease होगा, मतलब vice versa. The extent of shift will depend upon the size of the multiplier. जितना ज़्यादा multiplier होगा उस पर depend करेगा कि कितना shift हो रहा है IS curve में. All combination of income and interest rate which lie to the right or to the left of the IS curve represents the points at which the level of planned spending is not equal to income. They present the disequilibriums in the goods market. मतलब slope IS curve के अलावा जहाँ पे भी points होंगे वो disequilibrium रहेंगे, and these points on the IS curve will show the equilibrium points, right? So this was all about investment and saving curve or the goods market. Now we'll start about the LM curve, or we can say money market equilibrium. LM, as I told you, L is for demand for money and M is for supply of money. LM curve is the graphical representation of different combinations of output level and interest rates which bring equilibrium in the money market, or we can say it brings an equilibrium between the demand and supply of money. All right, so LM curve can be derived into two steps. सबसे पहला demand for money, or we can say demand for real money balances depends on मेरी income कितनी है. It depends on सबसे पहला मेरी level of real income कितनी है, and second rate of interest कितना है. क्यों? इनकम ज़्यादा होगी, डिमांड फॉर मनी ज़्यादा रहेगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैं पैसा अगर अभी डिमांड करूँ तो इसका मतलब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है ना. सी, डिमांड फॉर मनी डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी. सो हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, larger is the cost of money, so people would prefer to hold less money. Consequently, smaller will be the money held at each level of income. जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी स्मॉलर विल बी दी मनी हेल्थ, डिमांड फॉर मनी होगी. ऑल राइट, सो डिमांड LM equation we can write it as demand for money. It's not LM equation, this is only demand for money, or the L part. We can write it as KY minus HI. What every variable is denoting here? K is the it is to measure the responsiveness of demand for real balances to the level of income. मतलब मेरी इनकम बढ़ने से डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ेगा उसको ये मेजर करो. जैसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ते थे ना, इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस टू द लेवल ऑफ इनकम माइनस HI. H is my, here again it is measuring the responsiveness of rate of interest. So मेरी डिमांड फॉर मनी क्या होगी, इनकम में से अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिवनेस हटा दूँ तो मेरी डिमांड फॉर मनी निकल जाएगी. दिस इज़ माई H, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस टू द लेवल ऑफ इनकम. ऑलराइट, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस. ठीक है. Now this demand for real income equation shows that for a given level of income, quantity demanded is a decreasing function of the rate of interest. How? If we'll plot in a diagram, see, this is interest rate. जितना interest rate कम होता चला जाएगा, demand for real money balances बढ़ता चला जाएगा. For a given level of income, the demand for real balances is a decreasing function of. देखो पहले मेरे इतना था डिमांड फॉर, एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम बढ़ी, राइट.
See, this is L1 at a given level of income. Demand for real balance is a decreasing function of interest rate. मतलब ये downward sloping है. L2 पे income बढ़ी Y1 से Y2 पे given the interest rate shifts the demand curve for money rightward from L1 to L2. क्योंकि income बढ़ी तो demand for money balances also rises, thereby shifting the demand curve from L1 to L2. Now this was the demand for money. Second step is the demand for money equals to the supply of money, or we can say money market equilibrium. This is the derivation of LM curve हम पढ़ रहे हैं ना. तो पहले हमने demand पढ़ा L, अब हम M पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे derivation of LM curve. See, just see this diagram. This is my L curve, original L1 हम पढ़ कर आए. As a result of increase in income मेरा L curve जो है वो demand for real मनी बैलेंसेस शिफ्ट हो जाता है L2 पे. दिस इज़ द सप्लाई ऑफ मनी विच वी विल एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट बिकॉज सप्लाई ऑफ मनी इज़ द सप्लाई ऑफ मनी बाय द सेंट्रल बैंक. To determine the equilibrium in the money market, it is necessary to determine the supply of money. The nominal quantity of money, or we can say supply of money M, in any economy is determined by the central bank. So it is taken as given. We will assume it to be fixed. That is why the M curve, supply curve of money, is vertical. It is independent of rate of interest. Since price level is constant at P, the real supply of money is given as M upon P. ये हमने पढ़ा था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में. सप्लाई ऑफ मनी M upon P. Now try to understand this. Initially ये मेरा सप्लाई कर्व था, ये मेरा डिमांड फॉर मनी कर्व था. इक्विलिब्रियम यहाँ आया. पैरेलली टू दिस विल डिराइव दी LM कर्व एज वेल. इसी पैनल से यहाँ पर आओ. मेरा हम LM कर्व क्या डिटरमाइन करता है? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करता है. एंड इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द आउटपुट. सो एक्स एक्सिस पे इनकम एंड आउटपुट, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट. इस पॉइंट के पैरेलली यहाँ पे पॉइंट लेकर आएंगे और हमारे को ये कॉम्बिनेशन देगा इंटरेस्ट रेट I1 का और इनकम और आउटपुट Y1, राइट. सो दिस इज द पॉइंट, वन इक्विलिब्रियम पॉइंट. As a result of increase in income, this L1 curve shift to L2. Another point E2, we have arrived at E2. Now, parallel to this point, we will make another point on this another panel. This one, because now we can here will see that as the rate of interest has increased, और क्योंकि मेरा डिमांड फॉर मनी जो है वो बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट मूव करता है, तो द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस विल बी लार्जर एट ईच लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो पैरेलल टू दिस पॉइंट we have drawn another point, and while joining, after joining these 2 points, we will derive with the LM curve. Let's read the explanation given here. You'll understand more. You'll understand this more. Let the initial level of income be Y1. The corresponding demanding curve is L1, right? Demand curve is L1. So L1 is shown as a decreasing function of the rate of interest. That means this is its downward sloping. The supply curve is shown by a vertical line because it says given, since it is given, and this independent of rate of interest as well. Demand for money is equal to supply of money at this equilibrium point. It gives equilibrium as rate of interest क्या derive हुआ? I रेट पे यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन मिल गया Y1 और I1 का ऑन द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम और LF कर्व. दिस इज शोन बाय पॉइंट E1, ये वाला पॉइंट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, लेट द लेवल ऑफ इनकम राइज ड्यू Y2. हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ा, यहाँ से यहाँ पर आए हम. देखो ऐसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ा, यहाँ से यहाँ पर आए, और लेवल ऑफ इनकम बढ़ने की वजह से LM कर्व जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया. तो इसके पैरेलली पॉइंट, यहाँ का पैरेलली पॉइंट इक्विलिब्रियम ये जनरेट हो जाएगा, और इन दोनों को ज्वाइन करके हमारा LM कर्व बन जाएगा.
right? As a result, demand for real money balances will be larger at each level of rate of interest. The demand curve for money will shift from L1 to L2. The supply curve will remain constant. The demand for money is equal to supply of money at E2. Now another point, ये वाला इक्विलिब्रियम आया, पैरेलल टू दिस हम वहाँ पे बनाएंगे. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया हमारा, इंक्रीजेस टू I2. This gives another combination Y2 on the LM curve. Similarly, we can derive all other combinations of income and rate of interest at which the money market is in equilibrium. Joining these points in another panel, we get upward sloping LM curve. Alright. So LM curve क्या दिखाता है और money market equilibrium? The combination of rate of interest and the income or output, right? Shows all the combination of income level and rate of interest at which demand for money is equal to the supply of money, and here it says that money market is in equilibrium all along the LM curve, right? LM curve has a positively slope. When there is an increase in the rate of interest, there occurs a decrease in the demand for money, obviously. However, the supply of money is fixed, thus to bring about equilibrium in the money market, the level of income will have to be increased accordingly. You will read this, you will get it, right? So now this was the graphical derivation of LM curve. Now we'll move with algebraical derivation of LM curve. See, हमने एक डिमांड की इक्वेशन अभी करी थी. The equation of LM curve can be derived by using the equilibrium condition of the money market, that is demand for money is equal to the supply of money. Now ये वाली इक्वेशन हमने करी थी, ये थी, हमने L पढ़ा था. I'll show you. This was L. Demand for money. Equilibrium के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Demand for money is equals to supply of money करेंगे. Demand ये रहा, supply हमने पढ़ा अभी, कहाँ पढ़ा हमने? supply M upon P. M upon P. So C. Because it's fixed, तो इसलिए यहाँ पे बार का साइन आ रहा है. तो इन दोनों को इक्विलिब्रियम आ गया ये. दिस इज L इज इक्वल्स टू, और अदर आई शुड से M इज इक्वल्स टू L करके लिखा हुआ है ये. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो M अपॉन P KY, और ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. I को अलग कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं LM कर्व में? इंटरेस्ट रेट कॉम्बिनेशन. सो I क्या हो जाएगा? 1 अपॉन H KY माइनस इसको सॉल्व करके दिखाऊं? रुको. आई को हम राइट साइड पे रहने देते हैं, इसे ऐसे कर लो. अच्छा, वहाँ पे माइनस का इसलिए इन्होंने यहाँ लेफ्ट पे लेकर के आ गए. तो लेट्स डू वन थिंग. इसको पहले आई एच यहाँ ले आते हैं. एच आई हम यहाँ ले गए, तो हमारे पास क्या बचा? के वाई माइनस हो गया. बस वही बात है. अब इस h को भी हटा दिया, यहाँ लेकर आएंगे तो 1 अपॉन H बन जाएगा ये. सो दिस इज़ दी LM कर्व इक्वेशन. आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के पास न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट थर्ड ईयर, because on a third year you guys will have numericals on these equations as well, so you have to cram the LM equation and IS equation as well. All right, now LM curve and its slope. So LM curve का स्लोप दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. हमने यहाँ पे पढ़े, एक तो K फैक्टर. K फैक्टर क्या था? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर रियल बैलेंस टू दी इनकम. ये वाली इक्वेशन में हमने पढ़ा था ना, K फैक्टर. और दूसरा H फैक्टर. द लार्जर द K, जितना K होगा मतलब इनकम के बढ़ते ही डिमांड बढ़ रही है रियल बैलेंसेस के लिए. सो इफ़ द K इज़ लार्ज, हायर विल बी द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू इनकम. एज अ रिजल्ट LM कर्व क्या होगा? स्टीपर होगा, और कम होगा तो वाइस वर्सा हो जाएगा. उसी तरीके से H क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो अगर H इज़ ज़ीरो, डिमांड इज इनसेंसिटिव, तो LM कर्व विल बी नियरली वर्टिकल. ऑलराइट.
अगर एच स्मॉल होगा तो एल एम विल बी स्टीपर, एच लार्ज होगा तो एल एम विल बी क्लोज टू हॉरिजॉन्टल. नाउ एल एम कर्व एंड इट्स पोजिशन. अगर सी अभी हमने यहाँ पे देखा था मनी सप्लाई फिक्स्ड थी, एल ये था मनी सप्लाई फिक्स्ड होने की वजह से हमें एल एफ कर्व क्या मिला, हमने ये वाला एल एम कर्व डिराइव करा. ये तो डिमांड फॉर मनी था, ये सप्लाई ऑफ मनी था. इन दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से हमें एल एफ कर्व ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग डिराइव हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम. नाउ अगर मेरी मनी सप्लाई चेंज होती है तो क्या होगा, सी दिस वॉज इनिशियल मनी सप्लाई एंड एल कर्व. तो इनिशियल इक्विलिब्रियम E1 था, यहाँ पे एल एम कर्व ये वाला था. एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई मेरा ये वाला मनी सप्लाई का कर्व शिफ्ट हुआ, तो मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ गया. पैरेलली टू दिस एक और पॉइंट हुआ, मनी सप्लाई चेंज हुई है तो मेरी इनकम तो सेम रहेगी, ये वाला पॉइंट चेंज नहीं होगा. इसी पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट आ गया और एल एम कर्व जो है वो मेरा डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, और वी कैन से राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सॉरी राइटवर्ड्स शिफ्ट. ठीक है, आप ये सारे जो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो रिजल्ट देखते हैं. एट ईच लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, यहाँ से इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो रहा था, इतना तो समझ में आ गया था ऑब्वियसली. So at each level of interest rate, income level would have to be higher to increase the demand for money and thus absorb the higher real money supply. Or we can say alternatively, at each income level, the equilibrium rate of interest has to be lower to persuade people to hold larger real quantity of money. मतलब income level people would prefer to hold more if there will be a lower in rate of interest na. All combinations of income and interest rate which lie to the right or to the left of the LM curve represent points at which the disequilibrium exists करता है between demand for money and supply of money. Now this is the main topic, equilibrium. not the main topic, questions तो कहीं से भी आ सकते हैं, जिसके लिए हम IS और LM पढ़ कर आए. इक्विलिब्रियम बिटवीन IS एंड LM ग्राफिकली ये होगा, ये रहा मेरा IS कर्व हमने डिराइव करा, ये रहा मेरा LM कर्व. इसका इक्विलिब्रियम पे मेरे को क्या पता चलेगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो IS कर्व पे हमने क्या डिटरमाइन किया था और LM में क्या किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनकम लेवल ना, वो गुड्स मार्केट में था, ये मनी मार्केट में था. अब इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम और हमें क्या डिटरमाइन होएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम एंड आउटपुट. ऑलराइट, so this IS and LM curves are intersect at point A. Goods and money market are in simultaneous equilibrium at this point. So equilibrium rate of interest is R, level of income is R. So this rate of interest and level of income are such that public is willing to hold the existing stock of money and planned spending is equal to planned output. मतलब मेरा goods market भी इन rates पे equilibrium में है और money market भी equilibrium पे. equilibrium का मतलब demand is equals to supply, सब कुछ अच्छा. नाउ चेंजेस इन इक्विलिब्रियम एज अ रिजल्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ईदर ऑफ द कर्व्स हम देखेंगे. चेंज इन इक्विलिब्रियम, इनकम लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब IS कर्व में चेंजेस आएंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या कम होएगी तो IS शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होगा, तो I और R पे भी Y और R पे भी फ़र्क पड़ेगा. लेट्स सी. The equilibrium level of income and rate of interest will change when there is a shift either in the IS curve or the LM curve. Now this figure analyzes the effect of an increase in autonomous investment. Autonomous investment का मतलब I फैक्टर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा और IS कर्व मेरा शिफ्ट हो जाएगा. देखिए जैसे मैंने बताया IS कर्व पहले ये था, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब मेरा IS कर्व शिफ्ट हो गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ चला गया. एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम Y1 to Y2. इन्वेस्टमेंट क्यों बड़ी होगी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट.
A rise in autonomous investment will increase the level of autonomous spending. उससे क्या होगा, IS कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट बाय एन अमाउंट इक्वल टू दिस, मल्टीप्लायर वाली बात आ जाएगी. देन इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव फ्रॉम E टू, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगी. बट चेंज इन इनकम इज लेस देन द चेंज इन IS कर्व. जितना IS कर्व का शिफ्ट होगा इनकम उसके कम से बढ़ेगी. ठीक है. द डायग्रामेटिक explanation for this lies in the slope of LM curve. You can leave this discussion, leave this. Now come to deriving the aggregate demand schedule. पहले हम एग्रीगेट डिमांड से हमने IS कर्व डिमांड करा था. अब गुड्स और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कैसे आती है. नाउ ISLM मॉडल हैज़ बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन द नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन द शॉर्ट रन, एज्यूमिंग दैट द प्राइस लेवल इज़ फिक्स्ड. जब प्राइस लेवल चेंज होता है तो LM कर्व भी चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर M क्या था, सप्लाई ऑफ मनी का क्या था, M अपॉन P. M अपॉन P का मतलब यहाँ पे प्राइस लेवल कांस्टेंट प्राइस लेवल था ना ये वाला. सो दैट इज वाई इट सेज कि अज्यूमिंग दैट द प्राइस लेवल इज फिक्स्ड. जब प्राइस लेवल चेंज होता है तो LM कर्व भी चेंज हो जाएगा. अ न्यू इक्विलिब्रियम ऑफ ISLM इज एस्टैब्लिश्ड व्हिच गिव्स अ न्यू आउटपुट लेवल. सो इट विल हेल्प टू डिराइव द एग्रीगेट डिमांड कर्व. नाउ सी हियर, aggregate demand schedule charts out the ISLM equilibrium holding constant the autonomous spending and the nominal supply of money while allowing prices to vary around. See, this is my ISLM equilibrium और इसी के लोअर लेवल पे हम एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव करेंगे विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसेस. नाउ सी, इनिशियली मेरा IS और LM यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं E1 पे. This point gives me the combination of income Y1 and rate of interest as RI. All right. So money, given money supply और given price level, अब इसी के पैरेलल नीचे आओ तो E1 पॉइंट आएगा at this given price level पे. M upon P हम बात करते हैं ना. For a given money supply and given price level, IS1 और LM1 intersect at E1 और हमारे को आउटपुट और प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट सब मिल गया, कॉम्बिनेशन मिल गए. नाउ सपोज अगर मेरा प्राइस लेवल P1 से P2 जाता है तो गिवन द नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी मेरा प्राइस लेवल बढ़ने से क्या हो जाएगा, सप्लाई तो सेम रही, प्राइस लेवल बढ़ने से हमने सप्लाई का क्या करा था, सप्लाई ऑफ मनी ये वाला था. अगर इसमें चेंज आया तो सब ISLM कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा. नाउ सी, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस मेरा मनी सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगी. हायर द प्राइस लेवल विल लोअर द सप्लाई ऑफ मनी बैलेंसेस and this will shift my LM curve to leftward. That means LM curve मेरा LM1 से LM2 पे आ जाएगा. ठीक, यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो मेरा LM कर्व भी शिफ्ट हो गया. इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E2 पे आ गया. पैरेलली टू दिस E2 पॉइंट आ गया इस वाले प्राइस पे. इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव हो जाएगा. राइट. और लीडिंग टू इस वाले इक्विलिब्रियम के बढ़ने की वजह से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया R1 से R2 पे और इनकम और आउटपुट मेरा Y1 से Y2 पे डिक्रीज हो गया. दिस गिव्स अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट. इनकम और आउटपुट और प्राइस और आउटपुट दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों डेराइव हो जाएंगे. ठीक है. सो जिसमें जैसे जैसे प्राइसेस में चेंज आएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व के और पॉइंट्स हमें डिराइव होते चले जाएंगे. बाय रिपीटिंग दिस एक्सरसाइज फॉर डिफरेंट प्राइस लेवल वी कैन गेट डिफरेंट आउटपुट लेवल्स. इट डिराइव्स द एग्रीगेट डिमांड कर्व. बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द प्राइस लेवल द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. पहले हम इसी से स्टार्ट हुए थे और अब हम LM कर्व से वापस इसी पर आए. सी
इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से एडी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। नाउ द अलजेब्रिक डेरिवेशन ऑफ और ट्रीटमेंट ऑफ IS-LM मॉडल। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये हमने IS पढ़ा था, ये हमने LM पढ़ा था। थर्ड ईयर में इन दोनों के इक्विलिब्रियम हम करेंगे, आपको ये सारे फैक्टर्स गिवन होंगे, आपको न्यूमेरिकल से सॉल्व करने होंगे, राइट। द पॉइंट वेयर द IS and LM कर्व्स इंटरसेक्ट करस्पॉन्ड्स टू अ सिचुएशन जहाँ पे बोथ द मार्केट, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंश्योर दैट बोथ गुड्स एंड मनी मार्केट्स आर क्लियर्ड, मतलब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आमने सामने रख देंगे, तो फाइनली इसको नॉर्मल मैथमेटिकल सोल्यूशन है, ये कैलकुलेशन है, इधर लेफ्ट साइड ले जाना, राइट साइड ले जाना, इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रखो और आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा प्लीज़। नहीं समझ में आया तो आई विल सॉल्व इट, सिंपल मैथ्स है, कुछ भी नहीं है। देखो इस y की जगह पे यही वाली इक्वेशन है a माइनस बी आई की जगह पे हम ये वाली पूरी इक्वेशन को डाल रहे हैं यहाँ पे, ये b/h आ गया ना, 1 हटा करके bi था तो b के साथ b/h ky माइनस b। नाउ लेट्स सी, इसको खोल दिया, bky/h माइनस माइनस प्लस b/h mp। नाउ अगैन अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया इन तीनों का, सो HP आ गया, HP फिर इसको किससे करेंगे, HPA माइनस PBKY, यहाँ पे होगा HP तो है ही दोनों, सो प्लस BM आ जाएगा सिर्फ। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ y HP ऊपर चला गया, क्या बचा, दिस मल्टीप्लायर HPA माइनस, अब इसको इस वाले ब्रैकेट को भी खोल दिया, दिस माइनस PBKY प्लस मल्टीप्लायर BM। नाउ ये वाला फैक्टर माइनस माइनस उधर ले गए, तो दिस प्लस दिस फैक्टर दोनों ये वाले बच गए। सो फाइनली इक्वेशन क्या निकल करके आई, ये निकल करके आई। या फिर इसको सिंपलर टर्म्स में आप लास्ट में जा कर के इस तरीके से लिख सकते हो, यही ले लेना, ये वाली फाइनल ले लो, कोई बात नहीं है, ये या ये कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। So equation 11 or the last equation shows that equilibrium income level depends upon two variables, A पे autonomous spending पे which includes autonomous consumption, investment और G fiscal policy or the G factor, and then M/P real money supply। पूरी इक्वेशन में यही दो आ रहे थे। सो रिजल्ट क्या निकल करके आता है, हायर द लेवल ऑफ autonomous spending and the real money supplier, higher will be the equilibrium level of income, right? So next is monetary policy and fiscal policy multiplier। See, monetary policy multiplier means कि monetary policy के change होने से it affects the economy through multiplier। See, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या बताता है कि इक्विलिब्रियम इनकम में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन दी रियल मनी सप्लाई वाइल कीपिंग दी फिजिकल पॉलिसी अनऑल्टर्ड। मतलब मल्टीप्लायर क्या एक फैक्टर होता है कि जो कि चेंज को डिटरमाइन करता है, तो ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो इनकम लेवल में क्या चेंज आएगा एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई, या मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी फैक्टर एम्प्लॉय हम करेंगे, तो मनी सप्लाई के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आएगा उसको बोलेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर शोज चेंज इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल मनी सप्लाई वाइल कीपिंग द अदर फैक्टर्स अनऑल्टर्ड। सो अगर मैं इसको अलजेब्रिकली देखूँ, सो हमारी जो पिछली इक्वेशन हमने करी थी LM वाली सॉल्व करी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन उसी की बात कर रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनकम निकाली थी, ये वाली या फिर ये वाली, इसमें इसी की हम बात कर रहे हैं। इसमें
वो क्या कह रहा है कि मल्टीप्लायर क्या होता है कि इनकम में कितना चेंज आएगा एज अ रिजल्ट ऑफ मनी सप्लाई, ये वाले की वजह से इसमें कितना चेंज आएगा. सो सी, तो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर कैसे देते हैं हम? चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन दिस. See, it's actually the maths through variables. तो आपको थोड़ा सा इक्वेशंस को मेमोराइज करना पड़ेगा. नो अदर ऑप्शन हियर. मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर और फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर कि सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन आपको समझनी है कि मल्टीप्लायर होता क्या है. दिस फॉर्मूले को तो एज इट इज़ आपको क्रैम करना ही पड़ेगा. नो अदर ऑप्शन आई कैन गिव. ऑल राइट, सो दिस वॉज, एक बार इसको समझ लेते हैं. और ये तो इक्वेशन हो गई. द इक्वेशन शोज दैट स्मॉलर द एच एंड के हमने दोनों पहले देखे थे. एच क्या था? एच क्या था? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और के था रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इनकम, चेंज इन इनकम. सो जितनी एच और के की वैल्यू कम होगी, लार्जर द बी एंड द alpha values, greater will be the expansionary effect of an increase in the real supply of money on the equilibrium level of income, and IS curve will be flatter and B and alpha are large. भाई आप पहले बार रिवाइज करके आओगे तब आपको ये सारी वैल्यूज़ समझ में आएंगी. राइट, सिमिलर इज़ द फिस्कल मल्टीप्लायर. बस वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की चेंज होने से, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी मतलब इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और वी कैन से ऑटोनोमस स्पेंडिंग से क्या होता है. फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर shows the change in the equilibrium level of income due to increase in government spending, holding the real stock of money constant. गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज होने से मतलब ऑटोनोमस स्पेंडिंग चेंज होगी. See, suppose there is an increase in government spending, this will lead to change in autonomous spending, और वी कैन से डेल्टा ए होता है जो मेरा ऑटोनोमस स्पेंडिंग, वो डेल्टा जी के इक्वलेंट हो जाएगा. सो वही इक्वेशन 11 लास्ट वाली यूज़ करके हम फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर को इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू दिस. फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर है ये. यहाँ पे ऐसे ही ये मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर था, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर को डिनोट कर रहा है. आपको ये फॉर्मूलाज तो क्रैम करने पड़ेंगे. सो दिस इज़ द मल्टीप्लायर का साइन है. इट इज़ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, और हम इसको फिस्कल मल्टीप्लायर भी बोलते हैं. वंस